धनतेरस यानी समृद्धि की शॉपिंग। धनतेरस पर सोना चांदी, बर्तन या अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होती है, जो धन और समृद्धि के देवता हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि इस दिन की गई खरीदारी से उनके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। आपके मन में भी सवाल होंगे कि इस धनतेरस क्या खरीदें, क्यों खरीदें, कब खरीदें। इन्हीं मुद्दों पर आज हम आपको सलाह देंगे और ये सलाह सोने चांदी से जुड़े हुए होंगे। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना एक पुरानी परंपरा है, क्योंकि ये एक तो सेफ हेवन बाइंग भी है और एक फायदेमंद निवेश के रूप में भी इसे देखा जाता है। और लोग इसे लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता के तौर पर भी इस एसेट्स को समझते हैं और एक इसे एसेट क्लास के तौर पर भी समझा जाता है। तो यही हमारा मुद्दा होगा। इस धनतेरस से पहले आपको क्या खरीदना चाहिए, यही हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दें। हमारे साथ चिंतन मेहता हैं, CEO हैं अवांस होल्डिंग्स के। जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज से। चिराग मेहता हैं, CIO हैं क्वांटम AMC के। साथ ही योगेश सिंगल हैं, चेयरमैन हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। और साथ ही सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम सबसे पहले चिराग मेहता जी आपसे करेंगे। आप यहाँ पर एक फंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है अगर आपको इस धनतेरस खरीदना होगा तो आप क्या खरीदेंगे? जी, इस धनतेरस सोना जरूर खरीदेंगे, मगर जो वो खरीदेंगे वो ट्रेडिशनल वे में नहीं, आज के युग के हिसाब से जो एफिशिएंसी ये मुझे देता है, जो प्राइस में बहुत एफिशिएंट है और उसमें प्योरिटी की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, तो गोल्ड ETF या गोल्ड फंड खरीदेंगे। इसलिए नहीं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फंड क्यों, मगर आज के दौर में सबसे एफिशिएंट परचेज जो गोल्ड का होता है वो गोल्ड ETF या गोल्ड फंड के थ्रू ही होता है। ये फंड 100% बैक्ड होते हैं फिजिकल गोल्ड से, 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड, और इसमें आपको कोई प्योरिटी की इश्यूज नहीं होते हैं, कोई स्टोरेज के इश्यूज नहीं होते हैं, और प्राइस में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। जैसे हम सोना खरीदते हैं तो जितना छोटा डिनोमिनेशन लेते हैं उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। गोल्ड ETF में आप 0.01 ग्राम गोल्ड बाय कर सकते हैं एट होलसेल प्राइसेस। सो एक एफिशिएंसी जो होलसेल लेवल से रिटेल लेवल पे लाता है गोल्ड ETF, वही उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है। सो आई थिंक गोल्ड ETF या गोल्ड फंड के थ्रू ही आप परचेस करें और इस धनतेरस को का और ऑस्पिशियस बनाएं, ताकि आप उतने ही पैसे में ज्यादा सोना खरीद पाए। सो आई थिंक ये धनतेरस अगर मुझे लेना है तो मैं गोल्ड फंड या गोल्ड सेविंग फंड ही लूंगा, और दर्शकों से भी यही कहूंगा कि यही एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आज अवेलेबल है, तो उसके थ्रू ही बाइंग करें। ज़्यादा बेहतर आपको ऑप्शंस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का भी आपको अवसर मिलेगा और साथ ही एक गोल्ड के खरीदार के तौर पर भी जो आपको शुभ खरीदारी करनी है वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह के ऑप्शंस एक साथ आपको मिल जाएंगे। चिंतन मेहता जी, आप बताइए आप क्या खरीदने वाले हैं धनतेरस पर? धनतेरस के दिन मुझे अगर आप पूछो तो मैं तो गोल्ड ही परचेस करूंगा। गोल्ड अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में जब बात करते हो तो एज ए हेज भी काम करता है। और अगर समझो कुछ बाहरी फैक्टर है, जैसे जियोग्राफिकल, अभी अगर आप देखो तो बहुत सारा अनरेस्ट है, डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल है, और करेंसी का जो हो रहा है कि जो USD को बेस करेंसी माना जा रहा है उसको बार बार चैलेंज हो रहा है। अभी तक तो US संभाल पा रहा है, बट जिस हिसाब से उनका डेट ग्रो कर रहा है अलॉन्ग विद द हायर इंटरेस्ट, ये एक रियल थ्रेट है। तो इस केस में कोई ना कोई रिजर्व करेंसी डेफिनेटली लोग करना कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन एंड गोल्ड, ये दो असेट क्लास ऐसे हैं जो इनके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर है। गोल्ड इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद मुझे लगता है कि इट इज अ बेटर वे, बिकॉज इट इज बेटरली रेगुलेटेड। तो मुझे लगता है कि वो बेस करेंसी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ही बाय करना चाहिए और पोर्टफोलियो के अंदर आप रख सकते हो। लोग सिल्वर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, उसमें डिमांड ज्यादा आने वाली है, बट पास्ट तो ऐसा नहीं बोलता, प्लस ये हेज का काम नहीं करता। तो मुझे लगता है मैं गोल्ड ही बाय कर लूंगा। और जैसे चिराग ने बताया, आज के दिन में ETF इज अ गुड ऑप्शन। तो आप ETF में उसको बाय करके अगर लेवरेज करना चाहते हो तो आप लेवर्ड भी कर सकते हो। आप उसको बताए मार्जिन आप दे सकते हो और उसके ऊपर भी आपका इक्विटी या FO या ऑप्शन के पोजीशन बिल्ड करके उसको और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। तो मेरा कॉल गोल्ड ही बाय रहेगा।
ओके, गोल्ड बाई रहेगा। आप बताइए सचिन गुप्ता, आप क्या खरीदने वाले हैं कल धनतेरस पर? गुड इवनिंग विश्मोहन जी। मैं भी दोनों एक्सपर्ट्स के साथ ही जाना चाहूंगा। मेरा भी इंटरेस्ट मोर ओवर गोल्ड में ज्यादा रहेगा, बिकॉज गोल्ड ने एक आउट परफॉर्म करता हुआ गोल्ड जो है वो नजर आया है। ओवरऑल अगर लास्ट 3 मंथ से देखिए तो कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम्स यहाँ पे बने हुए हैं। वेल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखिए तो एक अच्छे रिटर्न्स जो है वो हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं। सो गोल्ड में लाइक अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑफ एरिया ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिल्वर एज ऑफ नाउ, बिकॉज जैसे कि अभी बात की है हमारे एक्सपर्ट ने कि लाइक सिल्वर के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड्स और उन सब पे बात की, तो वहां पर लाइक ओवरऑल इकोनॉमीज वाइज अगर हम देखें स्पेशली फॉर द चाइना, सो एक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिमांड्स और उन सबको लेकर कंसर्न्स अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। बट गोल्ड जो है वो अभी भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है एंड आई वुड गो विद द गोल्ड। और मुझे लगता है कि गोल्ड में ही जो है वो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ लाइक वेव जिसके थ्रू हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लाइक फिजिकल है, ईटीएफ है, डिजिटल के थ्रू भी है एंड कुछ जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं वो कमोडिटीज के थ्रू भी यहाँ पर जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा भी पसंद जो है वो यहाँ पर गोल्ड ही रहेगी। आपको भी यहाँ पे गोल्ड ही पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए। चलिए अब अपने अगले मेहमान के पास चलते हैं। जतिन त्रिवेदी जी है। जतिन, आप क्या खरीदना पसंद करेंगे धनतेरस में और किस विकल्प के साथ जाएंगे ये भी बता दीजिएगा। विश्व जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं जो कल रहेंगी, क्योंकि हम आज ये शो थोड़ा सा उस फैक्टर से कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन के हिसाब से बताना चाहूंगा कि धनतेरस के हिसाब से आपको एसेट क्लासेस के हिसाब से बुलियंस के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर क्यों करना चाहिए निवेश। पिछले 5 साल का अगर कंपैरिजन देख ले तो रुपया जो है वो 18% से 20% के आसपास लुढ़क चुका है। पिछले 5 सालों में अगर आपने पैसा लिक्विड में वैसे का वैसा ही रखा है तो आपका पैसा जो है वो 18% डिप्रिशिएट हो चुका है। और वही कंपैरिजन में 5 साल में गोल्ड ने 86% रिटर्न दिया है और सिल्वर ने जो है वो भी इनलाइन अराउंड अबाउट 85 टू 86% का रिटर्न दिया है। तो जिन लोगों को एफडी में या सिर्फ कैश में पैसे रखने की आदत है, उसका वैल्यूएशन कैसे डिरोड हुआ है रुपी जो है वो डेप्रिशिएट के कारण, और उसी के सामने अगर उसी को पैसे जो आपके बैंक में ऐसे ही पड़े रहते हैं या एफडी में अगर पड़े रहते हैं तो उसको आप कन्वर्ट करके गोल्ड में या सिल्वर में रखेंगे तो आपका एप्रिसिएशन वैल्यू जो कितना रहेगा, उसके कंपैरिजन में मैंने आपको ये जो है वर्णन दिया है कि आपको कितना जरूरी है कि अपने पैसे को बढ़ाने के लिए गोल्ड या सिल्वर, स्पेशली अब आगे चलते हुए सिल्वर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और देगा। वैसे कि वॉलेटाइल बहुत रहता है सिल्वर, लेकिन एक बड़ा सा स्पाइक जो है वो ब्रेकआउट जो है वो आ चुका है प्राइसेस के अंदर, और ये आगे चल के आपको एक अनफोल्ड होगा स्टोरी सिल्वर का जो है वो, लेकिन लंबे समय के हिसाब से करना है उसके अंदर। सो गोल्ड के अंदर प्रोपोर्शनेट देखने जाएंगे तो आप 60-65% उसके अंदर कीजिए, जितना भी एलोकेशन आप सेफ हेवन में देना चाहते हैं उसका भी 65% बोल रहा हूँ, और 30-35% आप सिल्वर में कीजिए। मैं ये बोलूंगा कैश में जो पैसा है वो रखने की आदत जो है वो कम करनी होगी, और जितना बने उतना ईटीएफ में गोल्ड और सिल्वर के अंदर रखें। जब भी आपको ऐसा कैश क्रंच हो रहा है तो गोल्ड या सिल्वर का ईटीएफ जो है आप आसानी से उसको लिक्विड कर सकते हैं और बाद में उसको कन्वर्ट करके फिर से आप अपने उपयोग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो लंबे समय के हिसाब से जो लिक्विड में आप रखते हैं वो भी रखिए, और जो पोर्टफोलियो हेज के हिसाब से जो आपको रखना है गोल्ड और सिल्वर के अंदर उसका एलोकेशन अलग से रखिए। तो मैं 2 वर्णन दे रहा हूँ, एक जो है आपका जो कैश कंपोनेंट है उसमें भी आपको कन्वर्ट करना है गोल्ड सिल्वर के अंदर, और जो दूसरा पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रखने के लिए जहाँ पे रिस्की एसेट जैसे कि इक्विटीज हो गया उसके अंदर भी बैलेंस बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के कॉम्पोजिशन में आपको इन्वेस्ट करना है। सो ये इंपॉर्टेंस ये होता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो आपको इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के हिसाब से भी आपको बैलेंस कर देता है। जो आप पैसे कमा रहे हैं, मेहनत करके जो पैसे लाते हैं जो बैंक में रहता है, उसको जो डेप्रिसिएशन से बचाना है उसके लिए भी आपको ये मदद कर देता है। तो गोल्ड और सिल्वर में ही मैं जो है अपना निवेश जो है वो अलोकेशन रखूंगा, जिसमें मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी और जिसमें मुझे कोई ऐसा शक नहीं है कि वहां पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये व्यू है, लेकिन चारों एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि गोल्ड पर उनका फोकस ज़्यादा है। हालांकि जतिन को लगता है कि 65% अगर जितना भी आपको बुलियन में करना है उसमें 65% गोल्ड और 35% हम चांदी को भी तरजीह दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर गोल्ड में करते हैं तो आगे के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर लगातार जारी है और एक कई सारे प्रीमियम हैं जो गोल्ड के प्राइसेस में दिख रहे हैं, क्या वो प्रीमियम बना रहेगा? वो अब आगे उसके भाव में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुके हैं, भाव अब यहाँ से नहीं गिरने वाले। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? चिराग मेहता जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के फंडामेंटल्स आगे बदलेंगे यहाँ से? क्या आपको लग रहा है कि प्रीमियम ज़्यादा है, गोल्ड के भाव कभी भी नीचे भी आ सकते हैं? क्या इस तरह की संभावनाएं हैं?
अगले 1 से 2 महीने तक का जिनके पास वक्त है, आपको क्या लग रहा है, क्या नीचे भाव आएंगे या भाव ऊपर की तरफ ही अभी चलने वाले हैं? जी, पिछले साल देखिए तो हमें एक हेडविंड था गोल्ड में, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स हमने देखे हैं कि 0% से 5% तक चले गए थे। अगर ऐसे में जब 0% इंटरेस्ट रेट थे, तभी आप किसी को पूछते हैं कि 5% इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, तो वो बोलते हैं आपको कि गोल्ड काफी जोर से नीचे आ जाएगा। मगर एक जियोपॉलिटिकल सपोर्ट था जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है या जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर था। और दूसरा एक डी डॉलराइजेशन या डाइवर्सिफिकेशन जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हमने देखा आते हुए, उसकी वजह से काफी अच्छा सपोर्ट मिला था गोल्ड को। और इस बार अभी देखिए तो इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से नीचे जाएंगे, तो एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड के लिए बना रहेगा। दो बड़े फैक्टर होते हैं गोल्ड को बढ़ने के लिए या नीचे आने के लिए, एक रियल इंटरेस्ट रेट होता है और दूसरा होता है डॉलर का मूव कैसा है। सो दोनों में हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे आ रहे हो, इन्फ्लेशन अब नीचे आ गया है, यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। सो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी स्टेडी या नीचे जाएंगे। और दूसरा है डॉलर में से कॉन्फिडेंस इरोड हो रहा है स्लोली, और एक डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो बरकरार रहेगा। जैसे शेयर ऑफ रिजर्व सेंट्रल बैंक्स जो रिजर्व्स रखते हैं, उसमें डॉलर का शेयर अराउंड 72% टॉप लेवल पे था, अभी वो कम होके 58% आ गया है। सो काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, और आज दूसरे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सेंट्रल बैंक्स के पास जिसमें वो कॉन्फिडेंस से वो करेंसी में ज्यादा लिक्विडिटी है और वो परचेज कर सके। इस वजह से गोल्ड में काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो हमें नहीं लगता है कि ये ट्रेंड्स आगे चल के बदलेंगे, हमें लगता है वो कंटिन्यू रहेंगे। और उस वजह से गोल्ड में जो तेजी हम देख रहे हैं आगे भी चल के हम देखेंगे। 1-2 महीने जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम अगर थोड़ा सीज फायर होता है या कुछ होता है तो गोल्ड ऑफ कोर्स नीचे आ सकता है, मगर वो डाउन साइड्स यहाँ से काफी लिमिटेड लग रहे हैं हमें। सो अगर नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाई करने के लिए, और ये लेवल्स पे भी आप बाई कर सकते हैं अगर आपका व्यू 2-3 साल का है तो। सो ओवरऑल एक एलोकेशन की तरह देखिए गोल्ड को। अगर आपका एलोकेशन 10-15% नहीं है तो आई थिंक आपको अभी बाई करना चाहिए, जी, और जी। या तो स्टैगर वेज में बाई करना चाहिए अगले 6 महीने के लिए। ओके, यानी यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, धीरे धीरे भी बाई कर सकते हैं। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और गिरावट आई भी तो फिर आपको यहाँ खरीदारी के मौके भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब चिंतन मेहता, आप बताइए, आपको यहाँ से सोना कितना नीचे मिल सकता है? अगर कोई खरीदना चाह रहा है, किसी के पास वक्त है, शादी के लिए खरीदारी करनी है, तो क्या इंतजार करना चाहिए? भाव क्या नीचे आएंगे? आप क्या देखते हैं? भाव के हिसाब से लोगों को बताइए कि क्या करें। मुझे लगता है अब ये 75,000 से 76,000 रुपीज ये बेस हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा की गिरावट करीबन 1 साल 2 साल में हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली डाउनवर्ड है। अब यूएस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर उसमें ट्रम्प की जीत होती है तो हमें पता है कि वो बिटकॉइन को फेवर कर रहे हैं। ये एक फैक्टर डेफिनेटली थोड़े बहुत टाइम के लिए गोल्ड को इफेक्ट हो सकता है। और गोल्ड के अंदर $2,200 से लेके $2,700 की तेजी आई है, तो उसमें से $100-150 की मंदी पड़ सकती है, वही जो 2,000 से 2,500 रुपया यहाँ से नीचा, तो 75,000 का इसका बेस बन जाएगा। बट फंडामेंटल गोल्ड के फेवर में एकदम ही जबरदस्त है। तो हो सकता है टाइम करेक्शन हो सकता है कि 1 साल ये गोल्ड ना चले, जैसे बीच में आपने देखा होगा कि गोल्ड बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाता है। बट अगर आप फिर उसको लंबे होराइजन में देखते हो तो स्टिल ये बहुत अच्छा रिटर्न दे जाता है अलोंग विद द रिस्क अवर्जन। तो मुझे लगता है 75-76 को बेस मान के यहाँ से बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और ऊपर में आपको अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, या फिर कुछ और जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही जोर से तेजी आ सकती है, और नीचे में बहुत ही लिमिटेड साइड है। तो मुझे लगता है कि आपका जो अलोकेशन है उसका मिनिमम आधा आपको करंट लेवल पे ही बाय कर लेना चाहिए, और आधा की आप वेट करो। वो भी मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा चांस मिलेगा, तो जैसे ही चांस मिले आपको अंदर आ जाना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 75 से 76,000 का बेस बन जाएगा। हो सकता है कि बाजार ना चले लेकिन स्थिर वहां पर रह सकता है। अगर 75-76,000 रुपए जतिन अगर आता है जैसा चिंतन मेहता कह रहे हैं, तो ये कब तक आएगा? कब तक ये गिरावट, अगर 2-3 हजार रुपए भी अगर गिरेगा, किसी को अगर वेट करना हो तो कब तक वेट करना चाहिए जतिन?
देखिए विश्वा जी, ये थोड़ा-सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि एक रेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्गर टर्म के हिसाब से, तो वो एक तो रणनीति भी सही नहीं रहती है कि एक ही रेट पे पूरा का पूरा आपको एलोकेशन करना चाहिए। गोल्ड एक एसेट ऐसा है कि जिसमें आप एलोकेशन जो है वो स्टैग्नेंट और धीरे-धीरे या एसआईपी के द्वारा कंटिन्यूएशन में आप एक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लमसम अमाउंट जो है वो हमें प्रेडिक्ट करना बहुत इतना ईज़ी भी नहीं रहेगा कि आपको इस अमाउंट पे पूरा का पूरा लमसम अमाउंट डाल देना है बहुत सारा। आपको एक अपॉर्च्युनिटी का वेट करना है जभी भी आपको मार्केट अपॉर्च्युनिटी देता है। अभी ट्रिगर्स जो है उसके हिसाब से हम देखने जाएँगे तो इंटरेस्ट रेट साइकिल का थोड़ा-सा धीमापन अगर आ जाता है, यूएस इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती आगे चलते, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो जैसे भले डिटेरियोरेट हो रही है, कर्व जो हो गया यील्ड, लेकिन अगर यील्ड कर्व का पेस जो है वो बहुत स्लो रहेगा, तो डेफिनिटली गोल्ड का जो प्रीमियम है थोड़ा-सा और कम होना शुरू होगा। और साथ ही साथ में इलेक्शन के बाद कोई बड़े ट्रिगर्स जो ना मिले गोल्ड के प्राइस को अप्रिसिएशन करने के लिए, तो वहाँ से भी थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली आपको देखने मिल सकता है। सेकेंडली डी-डॉलराइज़ेशन का अगर पेस जो है वो बढ़ना शुरू होता है, तो वहाँ से डॉलर का भाव नीचे आता है तो गोल्ड को ज़रूर सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में रुपए को फ़ायदा होगा उससे। तो रुपी जो है वो एप्रिशिएट होना अगर शुरू होता है, तो वहाँ से अपना हमारे मार्केट्स में जो प्रीमियम है वो थोड़े कम होने हो जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। सो मार्केट के अंदर ऐसा है विश्व जी की अपॉर्च्युनिटी कैसे आएगी वो, लेकिन जब आती है तब उसके लिए रेडी रहना है। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये जो पीरियड है अराउंड अबाउट जनवरी फरवरी के आसपास जो है, ये पीरियड के दौरान आपको शायद एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। अभी तो फिलहाल एक बुल ट्रेंड चालू है गोल्ड के अंदर और यहाँ पे निवेश जो है वो जारी रखें। एसआईपीज़ के द्वारा जिनकी भी है उनको कंटिन्यू रखना है। एक लमसम अमाउंट जिसको डालने की जो चाह है कि प्राइस एक डिस्काउंट में मिल गया तो वहाँ पे तुरंत डाल दिया, जैसे कि बजट के टाइम पे मिल गया था, एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था सभी लोगों को, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक बड़ा-बड़ा लमसम अमाउंट डाल दिया, तो उसका एक एप्रिसिएशन वैल्यू मिल रहा है अभी। तो मार्केट को वेट कीजिए कि जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी आएगी तब उसके अंदर कीजिए ये जो लमसम अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है। लेकिन अपनी एसआईपीज़ और अपना जो रेगुलर जो सिस्टमैटिकली उसके अंदर निवेश करना है, उसे बंद नहीं करना है, चाहे वो मार्केट प्राइस 80,000 हो, 85,000 हो या 75,000 हो या 70,000, उसको तो बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कब अपॉर्च्युनिटी आएगी ये कहना बहुत डिफिकल्ट है अभी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी ऐसी सिचुएशन है नहीं जहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो जाए। यस, वॉर प्रीमियम जो है वो कहीं न कहीं अभी लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो सकता है। शायद दिवाली तक आपको प्राइसेज़ थोड़े और कम भी मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी ओवर द वीकेंड थोड़ा-सा वॉर जो है वो व्हाइट फ्लैग्स रेज़ हुए हैं, de-escalation हो रहा है वॉर का, तो उसके चलते मुझे लग रहा है आगे जी, जी। चलते हुए थोड़ा-सा वीकनेस जो दिख सकता है। तो जी, जी। लेवल वाइज़ 75,000 यस आ सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। ओके, भाव तो नीचे आ सकते हैं लेकिन कब आएंगे ये कहना मुश्किल है क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। फेड का फैसला आना है 7 नवंबर को, यूएस इलेक्शन है 5 नवंबर को। ऐसे में इन खबरों के बीच में कब तक आप वेट कर सकते हैं ये कहना मुश्किल है और भाव फिर आगे कहाँ चले जाएंगे इसको टाइम करना आसान नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए खरीदारी तो बेहतर है। लेकिन खरीदारी की बात हो रही है तो ज्वेलरी खरीदारी, हाजिर बाजार की खरीदारी काफ़ी अहम है। हमारे साथ योगेश सिंगल जी भी हैं, ज्वेलर भी है और ज्वेलरी के एसोसिएशन है द बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, उसके चेयरमैन भी है। योगेश जी, क्या लग रहा है अगर कोई खरीदार अगर अभी इस ज्वेलरी मार्केट में जाता है तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए इस धनतेरस की खरीदारी में? योगेश जी, योगेश जी आवाज आ रही है आपको? विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी देश के दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। जी जी। देखिए, भाव तो ऑल टाइम हाई के लेवल पे है। 82,000 रुपए का भाव है, जो कि आज थोड़ा सा कम हुआ है और 2 दिन पहले भी कम था, फिर से बढ़ गया था। लेकिन इसमें हमारा जो सेंटिमेंट है वो भाव को नहीं देखता है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो धनतेरस पे, दीपावली पे कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के अनुसार खरीदारी करना चाहते हैं। चाहे वो चांदी का सिक्का हो, चाहे वो सोने का सिक्का हो या ज्वेलरी हो, तो इसमें भाव आड़े नहीं आता है। वो बात जरूर है कि अगर 82,000 का भाव है, पिछली दिवाली पे 62,000 रुपए था, तो उसका बजट उसके अनुसार जो है थोड़ा सा वजन लेगा। लेकिन वो हिंदुस्तानी है, वो जरूर लेगा, अपने घर का शुभ जरूर मनाएगा। तो मैं नहीं समझता कि दिवाली पे बहुत ज्यादा कोई इसका असर पड़ेगा। ऊंचे भाव का असर नहीं होगा। सर, आपको कितने साल का ज्वेलरी मार्केट का अनुभव है योगेश जी? देखिए, मैं सन 81 से हूँ। 43 ईयर मेरे को हो गए हैं इसमें, लाइफ में अपने काम करते हुए, इस इंडस्ट्री को देखते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए, और उसी अनुभव के आधार पर ही हम बात करते हैं।
ओके, यानी आपको 81 से आप काम कर रहे हैं, यानी 24 और 19, यानी आप करीब करीब 43 साल का आपका अनुभव है ज्वेलरी मार्केट का। आपने जब ज्वेलरी मार्केट में शुरुआत की होगी उस समय गोल्ड का भाव क्या था योगेश जी? उस टाइम तो मेरे ख्याल में 2,000-2,500 रुपया, फिर 3, जब अमेरिका की कोई टावर पे हमला हुआ था उस टाइम थोड़ा सा भाव बढ़ के 4,500 रुपए तक आया था, जो बाद में फिर नीचे आ गया था। हालांकि वो 2008 तक भी भाव बहुत ज्यादा तेज नहीं थे। चलिए, उस समय की आपको याद नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि 4,000-4,500 के आसपास का भाव था जब 2001 में यूएस पे और जो हमले हुए थे उस समय की बात आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से भी अगर आप देखें 2001 के आसपास से भी देखें 4,000-4,500 से, तो कितनी लगभग 17-18 गुना की तेज़ी आ चुकी है, 18 गुना से भी ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। क्या लग रहा है आपको सर, अगर आप किसी को धनतेरस पे खरीदना हो तो क्या खरीदना चाहिए? हाजिर बाजार से क्या सबसे बेहतर होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शंस मिल जाए और वो शुभ खरीदारी भी हो जाए? क्या खरीदने की सलाह आप उन्हें देंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज की तारीख में मेकिंग ज्वेलरों ने बहुत सस्ती कर दी है। मेकिंग जितनी की कॉइन पे है, जैसे एमएमटीसी का कॉइन हो या कोई और भी कॉइन हो, चांदी के सिक्के हो, तो क्यों ना गृहिणी को जेवर की सलाह देता हूँ मैं तो, कि भाई जेवर खरीदें, क्योंकि मेकिंग आज की तारीख में 5%, किसी की 6%, किसी की 8%, तो मेकिंग भी कॉइन की मेकिंग के बराबर ही है। तो ज्वेलरी अगर खरीदेगी गृहिणी तो एक आम के आम और गुठली के दाम, गृहिणी खुश भी होगी और वो इन्वेस्टमेंट भी रहेगी। तो मैं तो सलाह दूंगा कि जेवर खरीदिए और अपने घर की लक्ष्मी को खुश करिए। सर, अब चांदी की बात करते हैं। चांदी में रीसेल वैल्यू को लेके काफी इश्यूज है, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये इश्यूज है? और क्या दिल्ली के मार्केट में और आपके एसोसिएशन के ज्वेलर्स है वो हॉलमार्क करके चांदी बेचते हैं क्या? और इस धनतेरस दिवाली में अगर कोई चांदी खरीदता है तो उनके लिए क्या सलाह देंगे? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा योगेश जी। देखिए, पहली बात तो बीआईएस ने चांदी के ऊपर थोड़ा सा समय सीमा बढ़ा रखी है। बीआईएस पे स्टैंडर्ड 80% से कम की चांदी का स्टैंडर्ड कोई भी नहीं है। जैसा हमारे हिंदुस्तान में 50%, 40% की बिछुए, पायल, चुटकी, इस तरह चीजें बिकती हैं, तो बीआईएस ने सीधा सीधा कह दिया कि भी स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि पुराना ट्रेंड है, एकदम से सख्ती नहीं होगी, या बीआईएस जब से लागू नहीं होगा तब तक ये 80% पे आना मिनिमम मुश्किल है। दूसरी बात कि रीसेल वैल्यू तो चांदी की हमेशा है, लेकिन प्योरिटी ग्राहक चेक करा के ले, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। गारंटी बाजार में हॉलमार्क सेंटर है जगह जगह, और पक्का बिल ले, उस पर लिखवा ले कि मैंने क्या आइटम खरीदा है, कितने ग्राम खरीदा है और क्या इसकी कैरेट है, 18 कैरेट है, 20-22 कैरेट है, तभी वो कोई क्लेम कर पाएगा। उमन बिल पे लिख दिया वजन और भाव लगाया और पैसे ले लिए, छुट्टी। तो ये चीज थोड़ा सा ग्राहक को भी समझनी पड़ेगी, और ग्राहक को भी बार बार बीआईएस वाले भी अपने प्रोमो द्वारा मैसेज देते हैं कि आप लोग आंख खोल के खरीदारी करिए, चेक करिए। तो मैं सलाह दूंगा कि हॉलमार्क सेंटर है बहुत देश के अंदर, सब पे जाइए और डायरेक्ट चेक कराइए। ज्वेलर पे भरोसा मत करिए, आप अपनी जो को चेक कराइए और बिल से मान लीजिए। बिल्कुल पक्की रसीद ले और हॉलमार्किंग की जांच जरूर करवा ले, हॉलमार्किंग की मांग भी करे अपने ज्वेलर से। चलिए अब बात करते हैं चांदी के फंडामेंटल्स की। अब छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, 30-30 सेकंड से ज्यादा मत रखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सबसे पहले चिराग मेहता जी, आप बताइए सिल्वर को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह के फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, आगे क्या होगा चांदी में? चांदी में आज जो डिमांड की बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल जो भी चीज आ रही है, ग्रीन जो भी चीज आ रही है, उसमें चांदी का उपयोग होता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी उसमें वो तब तक यूजफुल होता है तब तक उसका प्राइस वायबल होता है। अगर प्राइस सर्टेन लेवल से ऊपर चले जाता है तो उसका यूजेज वायबल नहीं रहता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं और काफी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। इस वजह से सिल्वर में फॉर एग्जांपल एक देना चाहूंगा कि सोलर पैनल में जो सिल्वर यूज होता है, अब एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है जिससे उनका यूज 30% तक नीचे जा सकता है। एक सब्स्टिट्यूशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी आ सकते हैं। और अब तक 3 बुल मार्केट हमने सिल्वर में देखे हैं और तीन स्पेकुलेटिव थे इन नेचर। आपको ध्यान में रखना चाहिए, खाली सस्ता है इसलिए सिल्वर की तरफ नहीं जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन रूप में गोल्ड ही काम आता है। सिल्वर आपको इक्विटीज जैसा ही एक्सपोजर देता है ग्रोथ की तरफ, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है और आपको क्या जरूरत है। आई थिंक गोल्ड एक बेटर एलोकेशन होगा पोर्टफोलियो का,
और सिल्वर में आपको ध्यान रखना चाहिए कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। ओके, सिल्वर में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे तो गोल्ड को ज्यादा तरजीह दे, उसका वेटेज ज्यादा रखे। आप बताइए चिंतन मेहता जी, छोटा जवाब दीजिएगा, चांदी क्यों खरीदना चाहिए इस धनतेरस? चांदी एक ट्रेडिंग असेट है और ये साल में इससे काफी मुनाफा दिया है। और चांदी ये धनतेरस मैं तो बोलूंगा आप गोल्ड ले लो अगर आपका पॉकेट आपको अफोर्ड कर रहा है तो। बाकी चांदी अगर ले ही रहो तो यहाँ से एक बार के लिए आपको 85-90,000 के बीच में मिल सकती है और नेक्स्ट ईयर तक आपको 1,15,000 से 1,20,000 भी मिल सकती है। ओके। ये ट्रेडिंग कमोडिटी है। ओके, ट्रेडिंग कमोडिटी है, 90,000 के आसपास आए तब खरीदे, अगले साल तक 1,15 भी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे। जतिन जी छोटा जवाब दीजिएगा, चांदी क्यों खरीदना चाहिए और आगे क्या भाव हो सकता है? 15 सेकंड में सर बता दीजिए प्लीज। विश्व जी, एप्रिसिएशन एसेट है ये। चाइनीज मार्केट का रिवाइव होना एक अपने आप में एक बेस मेटल मार्केट के लिए एक बूस्ट रहेगा, तो चांदी को उसका बेनिफिट मिलेगा और इंडस्ट्रियल यूसेज भी बढ़ने वाला है। मुझे लग रहा है चांदी जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस आपको जरूर दिखाएगी, तो बाइंग मोमेंटम जो है इसकी जारी रहेगा, जरूर इसकी एलोकेशन करना ही चाहिए। सचिन जी आपका व्यू चांदी पर? हाँ सर, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज यहाँ पे रखना चाहिए, बिकॉज चाइना को लेकर अभी भी बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। सो इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ता है कि नहीं, उस पर एक अच्छा क्वेश्चन मार्क है। एंड मुझे लगता है कि एक डिप जो है वो देखने को मिल सकती है। तो एज कम्पेयर टू सिल्वर, गोल्ड पर ज्यादा फोकस रहेगा, बट अगर फिर भी सिल्वर बाइंग करनी है तो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। कोई भी डिप मिलती है 90,000 88,000 के आसपास में, तो वहां से एक बार सिल्वर को ऐड किया जा सकता है। ओके, तो सिल्वर को लेकर ये है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पर गोल्ड पर ज्यादा बुलिश हो रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी खरीदे, आप जिस ऑप्शंस के साथ खरीदे, लेकिन गोल्ड को आप ज्यादा वेटेज अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं और आप अपनी पसंद के हिसाब से, आपके यूजेस के हिसाब से कोई भी ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और धनतेरस से ठीक पहले आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया कि वो कैसे खरीदारी करें, क्यों खरीदारी करें और बाजार के फंडामेंटल्स क्या है। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।